जी, Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start our new subject, which is called strategic management. We have already studied a subject. हमने 7th semester में एक subject already हम study कर चुके हैं. That was entrepreneurship. And I hope कि हम बेहतर understanding से इस subject को भी आगे लेकर चलेंगे. ठीक है. Entrepreneurship से थोड़ा सा ये different subject है. ठीक है. That was all about business, new ventures. ठीक है. और किस बिजनेस किस तरह से होता है उसमें उस तरह की बातें थी. अब यहाँ पर हम जो बातें करने जा रहे हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से रेलिवेंट होंगी. ये थोड़ी सी उससे स्क्रैच लेवल पे होंगी. ठीक है. कि कोई भी बिजनेस है, कोई भी काम है, मैनेजमेंट है, वो स्ट्रेटेजिकली लेकर किस तरह से कंपनी को चलती है और वो चीज़ों को किस तरह से मैनेज करती है. ठीक है. सो इसमें आपके लेक्चर को डिज़ाइन करने के लिए मैंने थोड़ा सा विकिपीडिया से कुछ चीज़ों को से हेल्प ली है. एंड थोड़ा सा मैंने एक बुक से हेल्प ली है. मैंने भी पहले यही बुक पढ़ी थी और आपकी रिकमेंडेड बुक्स में भी ये बुक शामिल है. आप देख लें, आपकी आई गेस लाइब्रेरी में भी ये प्रोवाइडेड है. आप वहाँ से भी इससे कंसल्ट कर सकते हैं. ठीक है. तो बुक नेम इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कंसेप्ट्स एंड केसेस बाय फ्रेड आर डेविड. ठीक है. आई एम फॉलोइंग 14th एडिशन, लेकिन इसका लेटेस्ट एडिशन भी अवेलेबल होगा. आपके पास जो भी प्रोवाइडेड हो, यू कैन गेट रेफरेंस फ्रॉम दैट बुक. ऑल्दो ये वाली बुक मेरा ख्याल है कि ये ऑनलाइन भी अवेलेबल होगी. कोई ऑन फिजिकली बाय मतलब हार्ड फॉर्म में बाय करना नहीं चाहता तो वो मुझे बता दे. मैं आपको कोई वेबसाइट बता दूंगी जहाँ से बुक पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड हो जाती है. अगर किसी को जरूरत है तो वो मुझे पर्सनली मैसेज करके भी पूछ सकता है. ठीक है. अदरवाइज आप ये वाली बुक भी खरीद लें तो इनफ. ठीक है. तो मैम आप काइंडली ऐसा करिएगा कि ग्रुप में शेयर कर दिएगा लिंक, जिसने लेनी है कि सॉरी, वहीं से ले लेगा. क्या कह रहे हैं आप? आप लिंक शेयर कर दिएगा, जिसने बुक लेनी होगी ना वही ले लेगा. ठीक है, ठीक है. मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी. और अच्छा, क्लास एक सेकंड दीजिएगा मुझे. यहाँ पे थोड़ी सी आप लोगों के पास जो टाइम टेबल है उसमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का 10:15 पे ही है. सेकंड लेक्चर ही है, मतलब इसी टाइम पे है. (10:45) 11:45 पे मैम. 11:45 पे है. अच्छा, चलें अब इसको हम अभी कंटिन्यू कर लेते हैं या क्या करें अब हम इसका. एक्चुअली मेरे पास जो टाइम टेबल है उसमें भी प्रॉब्लम है. तो मुझे लगा कि ये वाला जो मुझे पर्सनली मेरे साथ और पहले फर्स्ट टाइम शेयर किया गया था टाइम टेबल, उसमें यही टाइम टेबल था जो कि मैं अभी फॉलो कर रही हूँ. अस्सलाम वालेकुम मैम. अभी सर का लेक्चर है हमारे साथ. इसका लेक्चर है. मैम टाइम टेबल शेयर कर दिए ग्रुप में. अच्छा, चलिए मैं अभी देख लेती हूँ जी. ठीक है, ठीक है. चलिए इसको मैं देखती हूँ. 1 मिनट आप दें मुझे. अस्सलाम वालेकुम. अच्छा जी, क्लास मेरी बात हो गई है मिस किरण से. तो जो टाइम टेबल आपके साथ शेयर किया गया है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है. आपका लेक्चर इसी टाइम पे है 10:15 बजे. ठीक है. ये मेरे साथ जो लेक्चर है, तो आपके जो सर का लेक्चर होगा वो मेरा ख्याल है वो होगा 11:15 बजे. ठीक है. आपके साथ वो शायद शेयर भी अभी कर देती हैं. तो अभी हम इसी लेक्चर को लेकर जो है वो कंटिन्यू करते हैं. ठीक है. तो इसमें कोई वो परेशानी वाली बात नहीं, आपका मेरे साथ ही है लेक्चर. ठीक है. अच्छा,
अच्छा क्लास, ये आपको सब्जेक्ट थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, ठीक है। वैसे तो एंटरप्रेन्योरशिप इससे कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग था। ये वाला सब्जेक्ट थोड़ा आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन अब आप लोगों की का लास्ट सेमेस्टर है, तो ट्राई कीजिएगा कि हम चीजों को साथ साथ लेकर चलें, ठीक है। छोटी छोटी चीजें, तब मुश्किल नहीं है ये, लेकिन इसमें जो छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे कंसेप्ट होंगे, वो आपको फर्दर आपकी जॉब्स के अंदर हेल्प करेंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आप उनको छोटे छोटे कंसेप्ट्स को समझिएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये फिर अच्छा हो जाएगा ये सब्जेक्ट भी, ठीक है। मैं आपके साथ ऑनलाइन भी लिंक मैं एक दफा सर्च करके आपके साथ शेयर कर दूंगी। बाकी पीडीएफ फॉर्म में कुछ वेबसाइट्स भी हैं जहाँ से बुक्स डाउनलोड हो जाती हैं। मैं आपके साथ हो सकता है कि शायद वो भी जो है वो शेयर कर दूँ। आप वहाँ से कोई भी जो बुक्स अवेलेबल होंगी उस वेबसाइट पे आप, मतलब वहाँ से इजीली जरा थोड़ी सी बुक्स जो है वो डाउनलोड हो जाती हैं, तो मैं वो भी आपके साथ चेक कर दूंगी। चेक करके मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। एक्चुअली मेरे पास फिजिकल फॉर्म में भी थी, हार्ड फॉर्म में थी, तो मैंने इतना देखा नहीं, लेकिन मैंने ये नोट किया था, मेरे मतलब मैं लाइब्रेरी का विजिट किया था, तो आपके पास ये बुक वहाँ पे लाइब्रेरी में भी अवेलेबल है, ठीक है। अगर कोई हार्ड फॉर्म में पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो वो वहां से ले सकते। अच्छा जी, आ जाते हैं हम के स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक्चुअली होती क्या है। सबसे पहले हम आएंगे कि स्ट्रेटजी क्या होती है, हम इसको थोड़ा सा देखते हैं कि व्हाट इज स्ट्रेटजी। तो जी मैं यहाँ से स्लाइड से पढ़ रही हूँ, मेरे साथ रहिएगा। अ स्ट्रेटजी इज अ लॉन्ग टर्म प्लान ऑन व्हाट टू डू टू अचीव अ सर्टेन गोल, ठीक है। स्ट्रेटजी एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है कि हम एक सर्टन गोल अचीव करने जा रहे हैं। अच्छा क्लास, एक सेकंड। मैम आपकी आवाज ही नहीं आ रही। मैम का माइक ही ऑफ है यार। वैसे ये सर का लेक्चर ये मतलब मैं फोर्थ स्लॉट में ले लिया करूँ ये वाला। हाँ ये सर का लेक्चर है। अच्छा चलें, आप एक दफा स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और मेरे साथ भी शेयर कर जी, प्लीज मेरे साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके ओके ओके। अच्छा क्लास, एक्चुअली मैं कॉल पे थी। आपके टाइम टेबल में प्रॉब्लम है। आज आपके जो इस्लामिक बैंकिंग के या शायद इस्लामिक फाइनेंस का आपका कोई सब्जेक्ट है, उसके उसमें उसके टाइम टेबल में थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। और अभी ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के भी टाइम टेबल में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो आज आप ये इसी टाइम पे ले लें। कल का जो होगा लेक्चर वो मैं आपके साथ वो भी जाहिर है हम कर लेंगे उसको भी कि किस तरह से होगा। वो मेरे साथ मिस किरण शेयर कर देंगी अपडेटेड टाइम टेबल, तो उसको हम फर्दर जो है वो आगे चलाएंगे उसी टाइम टेबल को, ठीक है।
चले जी, मेरा ख्याल है कि मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं की थी। चलें, अब हो रहा है जैसे, अभी चलने दें। चले जी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हम सबसे पहले पढ़ रहे थे कि जी स्ट्रेटजी क्या होती है। स्ट्रेटजी होती है जी आर लॉन्ग टर्म प्लान ऑन व्हाट टू डू टू अचीव अ सर्टेन गोल। स्ट्रेटजी इज वेयर यू विल फोकस योर एफर्ट्स टू अचीव योर गोल्स एंड हाउ यू विल सक्सीड। ठीक है, सबसे पहले हमने अपने गोल्स डिफाइन करने हैं। हमारा सबसे पहले हमने अपना लॉन्ग टर्म प्लान डिफाइन करना होता है, फिर हमने उसको छोटे छोटे गोल्स में कन्वर्ट करना होता है, और फिर हम अपनी एफर्ट्स को लगाकर उन सर्टेन गोल्स को अचीव करने के लिए जो स्ट्रेटजी बनाते हैं, जो गेम प्लान बनाते हैं, वो उसको हम स्ट्रेटजी कहेंगे। ठीक है, वेयर टू प्ले एंड हाउ टू विन, इसमें हम ये डिफाइन करेंगे कि हमें किन चीजों के साथ, किन आइटम्स को लेकर चलना है कि जिससे हम प्ले करेंगे, जिसको हम चलाएंगे और हम अपना सर्टन वो गोल अचीव करेंगे। It defines a specific course of action that will take you from where you are now to where you want to be. ठीक हो गया? कोई भी काम है, कोई भी बिजनेस है, वो अपने उसके कोई ना कोई गोल्स होते हैं, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। वो उन गोल्स को और ऑब्जेक्टिव्स को लेकर ही आगे चल रहा होता है और उन गोल्स को अचीव करता है, जो वो एक प्लानिंग का पार्ट होता है। ठीक है, और जो हाई लेवल पे, मैनेजेरियल लेवल पे जो प्लानिंग होती है वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कहलाई जाती है। ठीक है, हम इसी प्लानिंग को स्टडी करने जा रहे हैं कि एक्चुअली किस तरह की प्लानिंग्स होती हैं, इंटरनली एंड एक्सटर्नली किस किस्म के गेम प्लान्स बनते हैं, गेम प्लान्स की फॉर्मुलेशन कैसी होती है, फिर उनकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, एंड फिर उनको चेक भी किया जाता है कि आइदर जो प्लानिंग की गई थी वो सक्सेसफुली फॉर्मुलेट हुई भी है या नहीं हुई। ठीक है, आगे आ जाते हैं। व्हाट इज स्ट्रेटजी विद एग्जांपल। स्ट्रेटजीज आर द ब्रॉड एक्शन ओरिएंटेड आइटम्स दैट वी इंप्लीमेंट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ये हमने बात कर ली। इन दिस एग्जांपल द क्लाइंट इवेंट स्ट्रेटजी is designed to improve overall client satisfaction। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर एग्जांपल दी है कि क्लाइंट सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करने के लिए क्लाइंट ओरिएंटेड इवेंट स्ट्रेटजी डिजाइन की गई है। ठीक है, तो उसमें मतलब हमारा मोटिव क्या था, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन था। उसको मीट करने के लिए हमने जो प्लान बनाया, जो स्ट्रेटजी बनाई, वो हमारा एक्चुअली में एक्शन प्लान में आ जाएगी। ठीक है, एनी एग्जांपल ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लान मस्ट इंक्लूड ऑब्जेक्टिव्स एज दे आर द फाउंडेशन फॉर प्लानिंग। ठीक है, आप जो भी काम करते हैं, आपके मैनेजर्स, आपको जो यहाँ पे स्टूडेंट्स जॉब कर रहे हैं माशाल्लाह से, वो इस चीज को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि कोई ना, जो भी आपको टास्क दिए जाते हैं, जो भी आपकी टीम में आपका मैनेजर जो है, आपका जो बॉस है, वो आपको कोई टास्क देता है, तो उन टास्क के पीछे कोई सर्टेन प्लानिंग होती है, कोई गेम प्लान होता है, कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है जिसको वो लेकर चल रहा होता है, और उसको मीट करने के लिए वो छोटे छोटे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स बनाता है और वो आपको असाइनमेंट्स देता है। ठीक है, फिर आप उन असाइनमेंट्स को एक्चुअली में इम्प्लीमेंट कर रहे होते हो। ठीक है, फिर वो उसको चेक भी करता है। तो इसी तरह यहाँ पर भी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट जब होती है तो उसमें भी ये चीजें फॉलो की जाती हैं। आगे हम चलते हैं। अच्छा जी, डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, द आर्ट एंड साइंस ऑफ फॉर्मुलेटिंग, implementing and evaluating cross-functional decisions that enable an organization to achieve its objectives। ठीक हो गया, आगे आ जाते हैं जी। मतलब ये एक ऐसी आर्ट एंड साइंस है, ये इसमें फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन और एवेल्युएशन के जो वर्ड्स यूज हुए हैं, इसकी हम आगे फर्दर एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। इसकी एक्सप्लेनेशन आगे स्लाइड्स में है। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज यूज्ड सिनोनिमसली विद द टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। हमने जैसे भी बात की कि कोई प्लानिंग होती है। ठीक है, sometimes the term strategic management is used to refer to strategy formulation, implementation and evaluation, with strategic planning referring only to strategy formulation। ठीक हो गया,
यहाँ पे वो यही बता रहा है कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का वर्ड भी यूज होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए। इसमें हम जब फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन और वैल्यूएशन की बात करते हैं तब भी हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की ही बात कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। आगे हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। A strategic plan is a company's game plan. हमने ये बात कर ली। A strategic plan results from tough managerial choices amongst numerous good alternatives, and it signals commitment to specific markets, policies, procedures, and operations. अब आपके इसी लेक्चर में आगे फर्दर कुछ की टर्म्स हैं जो कि आपने पहले भी शायद पढ़ी होंगी, लेकिन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को स्टडी करते हुए इन की टर्म्स को जरा हम रिवाइज करेंगे, क्योंकि हम रिपीटेटिवली इन वर्ड्स को यूज करने जा रहे हैं इस सब्जेक्ट में, तो हम वो भी आगे देखेंगे। इधर आपको अगर किसी वर्ड की समझ नहीं लग रही, फॉर एग्जाम्पल पॉलिसीज के बारे में आपको अगर स्पेसिफिकली, वैसे तो आपको पॉलिसीज के बारे में पता होगा कि पॉलिसीज क्या होती हैं, लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है वो आगे आपके इस लेक्चर के अंदर जो है वो इंक्लूडेड है। व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? Strategic management provides overall direction by developing plans and policies designed to achieve objectives, then allocating resources to implement the plans. Ultimately, strategic management is for organizations to gain a competitive edge over their competitors. तो सबसे बड़ा जो है वो इसका यही पॉइंट है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है वो कंपैरेटिव एडवांटेज मतलब गेन करने के लिए यूज की जाती है। अब ये कंपैरेटिव एडवांटेज क्या होता है जी? ये एक ऐसा एडवांटेज होता है जो कि आपके कंपैटिटर्स से आपको एज देता है, ये आपको कंपैटिटर से डिस्टिंक्टिव करता है, ये आपको सेपरेट करता है, आपको एक अलग स्पेस देता है कि जी ये आपके पास कंपैटिटिव एडवांटेज है जो कि आपके कंपैटिटर के पास नहीं है। ये तभी आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको उसमें हेल्प करती है कि कुछ ऐसा मिशन बनाए, कुछ ऐसा ऑब्जेक्टिव बनाए, कोई ऐसा प्लान बनाए कि जो आपको आपके कंपैटिटर से बेहतर आगे लेकर चले, वो आपकी प्रोडक्ट को ज्यादा फ्लरिश करे। ठीक है, आगे जी स्टेजेस क्या है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की? हमने डेफिनेशन में भी यही 3 बातें पढ़ी हैं। वो है जी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन होती है, स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन होती है और फिर स्ट्रेटजी एवेल्युएशन होती है। ठीक है, कि सबसे पहले हम फॉर्मुलेट करते हैं, उसमें हम प्लानिंग करते हैं सारी कि क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, क्या पॉइंट्स होंगे, फिर हम उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, वो हमारा एक्शन प्लान होता है। फिर हम उस स्ट्रेटजी को जो हमने इम्प्लीमेंटेशन की होती है उसको हम अवेलुएट करते हैं कि आइदर जो हमने प्लानिंग की थी वो एक्चुअली में इम्प्लीमेंट हुई है या नहीं हुई। आगे आ जाते हैं जी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। इट इंक्लूड्स डेवलपिंग अ विजन एंड मिशन। ठीक है, आपको विजन एंड मिशन के बारे में पता होगा कि कोई भी कंपनी है उसका कोई ना कोई मिशन और विजन होता है। ठीक है, या कोई भी स्ट्रेटजी है, कोई भी ऐसा प्लान है जिसको हमने या कोई प्रोजेक्ट भी है तो उसके पीछे भी कोई विजन या मिशन होगा। ठीक है, तो स्ट्रेटजी जब भी फॉर्मुलेट होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई विजन और मिशन होगा। आइडेंटिफाइंग एन ऑर्गेनाइजेशंस एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, डिटर्मिनिंग इंटरनल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। ठीक है, यहाँ पे ये स्वॉट एनालिसिस की बात कर रहे हैं। एस्टेब्लिशिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, जनरेटिंग ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज एंड चूजिंग पर्टिकुलर स्ट्रेटजीज टू परस्यू। ठीक है, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में हम स्वॉट एनालिसिस को देखते हैं, मिशन एंड विजन को देखते हैं, हम देखते हैं कि इसकी एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज कौन सी है और कौन से थ्रेट्स हैं कंपनी को, हम देखते हैं कि कंपनी की इंटरनल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या हैं और हम कौन से लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स बनाएं जो कि हमारे ओवरऑल गोल्स को मीट करें। हम कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज लगाएं, ऐसे जो है वो टैक्टिक्स यूज करें जिससे हमारा जो मकसद है वो पूरा हो। ठीक है, आगे आ जाते हैं कि जी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में हम क्या चीजें नोट करते हैं।
डिसाइडिंग व्हाट न्यू बिजनेसेस टू एंटर, हम ये सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें हमें एंटर होना चाहिए। व्हाट बिजनेसेस टू अबैंडन, कौन से बिजनेसेस से हमें अबैंडन करना चाहिए यानी कि इज्तनाब करना चाहिए। हाउ टू एलोकेट रिसोर्सेज, हम रिसोर्सेज को किस तरह से एलोकेट करेंगे, हम कौन से डिपार्टमेंट को कितने रिसोर्सेज देंगे, किस डिपार्टमेंट में हम कितना हम बजट लगाएंगे, ये सारी बातें हमने स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के दौरान ही तय कर लेनी होती हैं, ठीक है, डिसाइड कर लेना होता है। वेदर टू एक्सपैंड ऑपरेशंस और डाइवर्सिटी, ठीक है, ऑपरेशंस को हम एक्सपैंड करें या हम डाइवर्सिटी लेकर आए, डाइवर्सिफाई करें, ठीक है। डाइवर्सिटी का भी आपको पता है कि हमने एक जैसी चीजें नहीं करनी है, हमने डिफरेंट डिफरेंट चीजों को लेकर चलना है, हमने डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस को लेकर चलना है। और जब आप श्योर नहीं होते किसी चीज को लेकर, तब आपको डाइवर्सिटी जो है वो हमेशा हेल्प करती है, वो आपको बताती है कि किस तरह से आपने डिफरेंट चीजों को लेकर चलना है, डिफरेंट स्ट्रेटजीज को लेकर चलना है, जिससे ये होगा कि कोई एक या कोई दो स्ट्रेटजीज या कोई तीन स्ट्रेटजीज तो उसमें हेल्पफुल होंगी ही होंगी, कोई तो सक्सेसफुल जरूर हो जाएगी। वेदर टू एंटर इंटरनेशनल मार्केट्स, हमने इंटरनेशनल मार्केट्स में एंटर होना है तो किस तरह से एंटर होना है, होना भी है या नहीं होना, ठीक है। वेदर टू मर्ज और फॉर्म अ जॉइंट वेंचर, हमने जॉइंट वेंचर बनाने हैं, हमने आपने मर्जर्स और एक्विजिशंस के बारे में प्रीवियस अपने सब्जेक्ट्स में पढ़ा होगा, ठीक है। जब दो कंपनीज इकट्ठा होती हैं, इकट्ठे होकर काम करने लगती हैं तो वो मर्ज हो जाती हैं, ठीक है। और समटाइम्स कंपनी जो होती हैं वो एक जॉइंट वेंचर बन जाती हैं, समटाइम्स कंपनी जो होती है वो एक्वायर भी हो जाती हैं, ठीक है। तो हमने इंटरनेशनल मार्केट्स में एंटर होना है, यानी कि हमने एमएनसीज में एंटर होना है या नहीं, हमने मल्टीनेशनल करना है कंपनी को या नहीं करना, हमने अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को इंटरनेशनली प्रोवाइड करना है या हम लोकली ही बैठे रहेंगे। तो ये सारी चीजें हम स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन के दौरान डिसाइड कर लेते हैं। हाउ टू अवॉइड हॉस्टाइल टेक ओवर, अगर कोई टेक ओवर होने जा रहा है तो उसको किस तरह से आपने अवॉइड करना है, ठीक है। आगे जी हमारी सेकंड स्टेज है जी स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन। इसमें हम जो स्ट्रेटजीज बनाते हैं उनको हम एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जी इट रिक्वायर्स अ फर्म टू एस्टैब्लिश एनुअल ऑब्जेक्टिव्स, devise policies, motivate employees and allocate resources so that formulated strategies can be executed, ठीक है, often called the action stage। अच्छा, अब एक्चुअली में जो पॉलिसीज बनती हैं या जो हम एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीजों को यूज कर रहे होते हैं, या हम एक्चुअली में जो रिसोर्सेज एलोकेट कर रहे होते हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। ये स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट होती हैं ये चीजें। अब जो बच्चे जॉब कर रहे हैं उनको इसका बेहतर पता होगा कि चीजों को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है और चीजें इम्प्लीमेंट होती किस तरह से हैं, ठीक है। स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन, reviewing external and internal factors that are the basis for current strategies, measuring performances and taking corrective actions। अच्छा जी, अब हमने इवैल्यूएट जब करना होता है तो हमने जो प्लानिंग की होती है हम उसी से कंपैरिजन करके हम इवैल्यूएट करते हैं कि हमने करंट कौन सी स्ट्रेटजीज ऐसी यूज की, और उनको फिर हम मेजर करते हैं परफॉर्मेंसेस को कि आइदर वो स्ट्रेटजीज जो हैं वो फुलफिल हुई हैं या नहीं हुई। अगर नहीं होती तो फिर हम करेक्टिव एक्शंस लेते हैं, करेक्टिव मेजर्स लेते हैं। कि हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था, हमने उस प्रोजेक्ट को एक्शन प्लान में लेकर आए, हमने उसके बारे में पहले प्लानिंग की सारी कि हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमें कोई प्रोजेक्ट मिलता है, हमें कोई हमारा अगर काम है इवेंट मैनेजमेंट का, हमारे पास किसी शादी का या किसी पार्टी का इवेंट आता है, तो उस पार्टी को किस तरह से कवर करना है, उस पार्टी से पहले उसकी एक प्लानिंग होती है। हम जो उस पार्टी को ऑर्गेनाइज करा रहा होता है, जिस बंदे ने वो पार्टी अरेंज करानी होती है, उसके साथ बैठ के हम पहले सारी प्लानिंग करते हैं कि भाई ये चीजें, ये स्टेप्स हम फॉलो करेंगे, ठीक है। और इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम ये आपको एट द एंड आपके पास ये रिजल्ट होगा। उसके कुछ बैक एंड पे फिर आप अपनी टीम के साथ प्लानिंग करते हो, ठीक है। वो टीम के साथ जो आप एक्चुअली में प्लानिंग कर रहे होते हो, आप उसके साथ स्ट्रेटजीज बना रहे होते हो, वो आपकी प्लानिंग का पार्ट होती हैं।
फिर जब वो इवेंट एक्चुअली में इम्प्लीमेंट मतलब उसके ऊपर जब आप एक्चुअली में काम करते हो, उसको मैनेज करते हो सारा, तो वो आपकी इम्प्लीमेंटेशन स्टेज आ जाती है। और फिर आप जब बाद में एंड रिजल्ट देखते हो या कस्टमर से पूछते हो कि आप आइदर यू आर सेटिस्फाइड और नॉट, तब आपको पता चलता है, तब आपकी इवैल्यूएशन भी हो जाती है। ये एक छोटी सी एक एग्जांपल है, ठीक है। कंपनीज में बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, बड़ी बड़ी चीजें होती हैं जिसके बैक एंड पे बहुत लंबी लंबी बहुत टाइम की प्लानिंग्स होती हैं, बड़े दिमागों ने मिलके वो प्लानिंग की होती है, ठीक है। और फिर वो अपने वर्कर्स से उसको इम्प्लीमेंट कराते हैं और बाद में वो खुद ही बैठ के कोई जो हायर मैनेजमेंट होती है वो उसको वैल्यूएट भी कर रही होती है। अच्छा जी, आ जाए आगे। स्टेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये वही चल रही हैं अभी। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन एक्टिविटीज अकर एट 3 hierarchical levels in a large organization: corporate, divisional and strategic, business unit and functional, ठीक है। वो कहता है कि ये इन हायरार्किकल लेवल्स के ऊपर ये जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होती है, इसके 3 ही सारी स्टेजेस जो है ये काम कर रही होती हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स अ फर्म फंक्शन एज अ कंपैरेटिव टीम, ठीक है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है वो आपको एक पूरी फर्म को एक कंपैरेटिव टीम में फंक्शन कराती है। जाहिर है ये आप इतनी जो प्लानिंग कर रहे हैं इसके पीछे कोई तो वजह है ना, तो वो जो वजह है वो यही वजह है कि आपने कंपेटिटर्स के साथ किस तरह से सरवाइव करना है, उनके साथ किस तरह से आपने, जो आपकी राइवलरी है उसके साथ किस तरह से आपने कम्पीट करना है। आगे आ जाते हैं इंटीग्रेटिंग इंट्यूशन एंड एनालिसिस। अच्छा जी, अभी यहाँ पे इंट्यूशन एंड एनालिसिस की जब भी बात आएगी तो आपकी सिक्स सेंस की बात आती है, आपकी सेंसेस को यूज करने की बात आती है कि आपको किसी भी प्रोजेक्ट से रेलिवेंट, किसी भी काम से रेलिवेंट आपको जो इंट्यूशंस होती हैं आपने उसको भी दिमाग में रखना है। आपकी सिक्स सेंस भी जो होती है वो आपको बड़ी हेल्पफुल होती है आपकी प्लानिंग के दौरान, ठीक है। मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन कैन बेनिफिट फ्रॉम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट which is based upon integrating intuition and analysis in decision making, ठीक है। आपने इंट्यूशन और एनालिसिस को भी लेकर चलना होता है। आपने अपनी जो टीम होती है, जो आपकी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पार्ट होती है, उसकी राय भी लेनी होती है। फिर आप उस चीज से रेलिवेंट आपको सेंसेस आ रही होती है कि इधर ये चीज या प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, उससे रेलिवेंट आपको पहले ही सेंस आ जाती है। समटाइम्स आपको लगता है कि ये बड़ा सक्सेसफुल होगा और वो चीजें सक्सेसफुल उस तरह से नहीं होती, तो वो आपकी एक वीक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को या वीक प्लानिंग को शो कर रही होती है, ठीक है। तो चीजों को बड़ा सॉलिडली, बड़ा जो है वो ध्यान से इनको प्लान करना पड़ता है, ठीक है। तो तभी वो आप जब उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग सारा एक्शन प्लान रखते हैं तो सक्सेस के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। Intuition is particularly useful for making decisions in situations of great uncertainty or little precedent, ठीक है। तो वो कहता है कि जब कोई बड़े बड़े डिसीजंस लेने होते हैं या कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे बड़ी अनसर्टेनिटी हो, आपको समझ ना लग रही हो कि क्या होना है क्या नहीं होना, वहां पे आपकी इंट्यूशन जो होती है वो बड़ी हेल्पफुल होती है। वैसे तो कैलकुलेशन के ऊपर फोकस करते हैं सब और करना भी चाहिए, लेकिन इंट्यूशन और एनालिसिस भी आपके लिए हेल्पफुल होता है। आप अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को भी लेकर इसमें चलते हो और आपको चीजों से रेलिवेंट जो है वो इंट्यूशंस आने लग जाती हैं, आपको इल्हाम होने लग जाता है कि जी भैया ऐसे होगा तो ऐसे होगा, ऐसे होगा तो फिर ऐसे होने के चांसेस भी हैं। हाँ जी, अगली हम स्लाइड पे आ जाते हैं। इंटीग्रेटिंग, अच्छा ये वही चल रहा है अभी। मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन कैन बेनिफिट फ्रॉम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट व्हिच इज बेस्ड अपॉन इंटीग्रेटिंग इंट्यूशन एंड एनालिसिस इन डिसीजन मेकिंग। इंट्यूशन इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर मेकिंग डिसीजंस इन सिचुएशंस, ये हमने पढ़ लिया पहले। स्लाइड है जी, अडेप्टिंग टू चेंज, ठीक है। द सेकंड लार्जेस्ट बुक स्टोर, अच्छा ये एग्जांपल दी हुई है, इस एग्जांपल को देखिएगा कि ये जो फर्म्स, जो कंपनीज चेंज को लेकर नहीं चलती, चेंज को अडेप्ट नहीं करती, चेंज को अडॉप्ट नहीं करती, वो अल्टीमेटली कोलैप्स हो जाती है, वो अल्टीमेटली जो है वो उनको लॉसेस हो जाते हैं। तो हमारे पास ऐसी कौन सी हमारे पास ये एक एग्जांपल है। द सेकंड लार्जेस्ट बुक स्टोर चेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स, उसका नाम है जी बॉर्डर्स ग्रुप। अच्छा 10 मिनट्स हमारे पास रह गए और 2 बच्चे और एंटर में, खैर, had not adopted well to changes in book retailing from traditional bookstore shopping to customer buying online, preferring digital books to hard copies। अच्छा, अब ये कहता है कि जी बॉर्डर्स ग्रुप एक बुक स्टोर था
ठीक है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में काम करता था। इसको 2011 में बैंकरप्ट हो गया था ये, या बैंकरप्ट, जब इसने बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी थी। ठीक है, और वजह उसकी सबसे बड़ी क्या थी कि लोग ऑनलाइन चीजें, ऑनलाइन बुक्स को बाय करने की तरफ आ रहे थे, लेकिन ये उसको अडॉप्ट नहीं कर रहा था। ये भी हार्ड कॉपीज के ऊपर ही जो है वो उसके ऊपर रिलाय कर रहा था। ठीक है, Borders was on the brink of financial collapse before being acquired in July 2011 by Direct Brands. तो वो ये कहता है कि जी इसने अडॉप्ट नहीं किया चेंज को, उसकी वजह से ये हुआ कि ये बैंकरप्सी की तरफ आ गया। तो इन चेंजेस को, इन चीजों को जो है वो साथ साथ लेकर चलना पड़ता है, तभी आपकी जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है, स्ट्रेटेजिक जो होती है वो सक्सेसफुल होती है। अच्छा, आगे यहाँ पे हमारे पास कुछ की टर्म्स है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, जो मैंने आपसे पहले भी शेयर किया कि हम कुछ की टर्म्स को यूज करके उनको स्टडी करेंगे। ठीक है, इसमें हम कुछ की टर्म्स आज पढ़ सकेंगे, कुछ की टर्म्स जाहिर है हमारी कल तक चली जाएंगी, उसके साथ हम थोड़े से बेनिफिट्स वगैरह पढ़ेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के, तो वो हमारा इंशाल्लाह कल के लेक्चर का पार्ट होगा। ठीक है, अब जी की टर्म्स कौन सी हैं? कंपैटिटिव एडवांटेज है सबसे पहले, आपने ये पहले भी पढ़ा होगा। कंपैटिटिव एडवांटेज एक ऐसा एडवांटेज होता है जो कि आपको आपकी कंपैटिटर से थोड़ा एज देता हो, कंपैटिटर से आपको डिफरेंशिएट करता हो। एनीथिंग दैट अ फर्म डज स्पेशली वेल कंपेयर टू राइवल फर्म्स। ठीक है, ऐसी कोई चीज जो कि आपकी फर्म कर रही है और वो आप फर्म से ज्यादा फायदेमंद है, इज कॉल्ड कंपैटिटिव एडवांटेज। स्ट्रेटजीज, हमने स्ट्रेटजीज की इतनी बात की, हमने शुरू में स्ट्रेटजी की बात की कि क्या होती है, क्या होती है स्ट्रेटजी, जो हमारा गेम प्लान है, ये है वो है। तो यहाँ पे भी इसकी की टर्म की उन्होंने एक्सप्लेनेशन की हुई है। दी स्ट्रेटजिस्ट है यहाँ पर, सॉरी, कि स्ट्रेटजिस्ट कौन होते हैं? जो एक्चुअली में स्ट्रेटजीज को बना रहे होते हैं। ठीक है, वो स्ट्रेटजिस्ट होते हैं। ठीक है, द इंडिविजुअल्स हु आर मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस और फेलियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जी कोई भी जो प्लानिंग चल रही होती है, उसको प्लानिंग को लेकर चल रहे होते हैं स्ट्रेटजिस्ट। ठीक है, उस प्लानिंग को साथ साथ जो स्ट्रेटजी बनाने वाले होते हैं, हम उन्हें कहेंगे कि ये स्ट्रेटजिस्ट हैं। हमने पीछे पढ़ लिया कि स्ट्रेटजी एक्चुअली में होती क्या है। ठीक है, आगे आ जाते हैं जी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विजन स्टेटमेंट। विजन स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा, आपने बनाया भी होगा। हमारे प्रोजेक्ट्स में भी विजन स्टेटमेंट्स बनते हैं, इसी तरह कंपनीज के भी विजन्स होते हैं, विजन स्टेटमेंट्स होती हैं उनकी। आप हर बड़ी कंपनी का, हर छोटी कंपनी का कोई ना कोई विजन स्टेटमेंट, कोई टैग लाइन नजर आती है। ठीक है, तो वो जी होता है आंसर द क्वेश्चन व्हाट डू यू वांट टू बिकम। ठीक है, हम क्या बनना चाहते हैं, तो ये हमारा विजन होता है। हमने बड़ी मोटी सी 3-4 लाइनों में बात लिखी होती है, तो वो हमारा विजन स्टेटमेंट होता है। ऑफन कंसीडर्ड द फर्स्ट स्टेप इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में आपकी कंपनी जो सबसे पहली बात करती है कि जी हम लिव डिफरेंटली या बी मोर प्रोडक्टिव, इस तरह की जो बातें करती है, वो बातें हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का सबसे पहला पार्ट कंसीडर किया जाता है। आगे आ जाते हैं जी। हमारा मिशन स्टेटमेंट होता है एंड्योरिंग स्टेटमेंट्स ऑफ पर्पस that distinguish one business from other similar firms, identifies the scope of a firm's operations in product and market terms, addresses the basic question that faces all strategies, what in our business। सबसे पहली बात जी हमारा विजन होता है, और दूसरी बात है कि जी हमारा मिशन भी होता है। तो वो कहता है कि मिशन जो है वो हमारा एक, पर विजन को आगे स्मॉलर पार्ट्स में जब आप लेकर चलते हैं तो वो हमारा मिशन बन जाता है। विजन कह लें कि 10-15 साल जो होती है, उसके 10-15 साल में आप खुद को किस स्टेज पर देखते हैं, वो एक ऐसी स्टेटमेंट होती है। लेकिन मिशन जो होता है वो आपके 3-4 सालों में आप जो बनेंगे, जो करेंगे, ये वो उसको शो कर रहा होता है। तो मिशन, आपका मिशन स्टेटमेंट्स आपकी 2-4 साल के बाद चेंज हो सकती है, लेकिन विजन आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना पड़ता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स। रेफर टू इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, डेमोग्राफिक, एनवायरमेंटल, पॉलिटिकल, लीगल, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल एंड कंपैरेटिव ट्रेंड्स and events that could significantly benefit or harm an organization in the future. So
एक्सटर्नली आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं और आपको एक्सटर्नली थ्रेट्स भी होते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आपको अपॉर्चुनिटीज तो मिलती हैं, लेकिन आपको थ्रेट्स का भी सामना करना पड़ता है, फेस करने पड़ते हैं। तो वो कहता है कि जी एक्सटर्नली आपके पास कौन से इन्वायरमेंट्स होते हैं। आपके पास इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होता है, आपका सोशल इन्वायरमेंट होता है, कल्चरल होता है, डेमोग्राफिक होता है, इन्वायरमेंटल होता है। ये ऐसी चीजें होती हैं जो आपकी कंपनी, आपकी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को एक्सटर्नली इफेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। लेकिन ये कंसीडर किया जाता है बहुत मेजर पार्ट ऑफ योर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो इसको हमने बड़े ध्यान से लेकर चलना होता है। साथ साथ आपका स्वॉट एनालिसिस जो आपने 20 दफा पढ़ा होगा पहले, जो स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को स्टडी किया जाता है, वो भी यही होता है, ठीक है। आगे कहता है सम अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। उसने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दी है कुछ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को, हम उसको देखेंगे कि वो क्या है। ओके जी, कंप्यूटर हैकर प्रॉब्लम्स आर इंक्रीजिंग। कहता है कि ये एक थ्रेट है, ठीक है। हैकिंग अगर हो जाए आपके सिस्टम की तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। इंटेंस प्राइस कंपटीशन इन प्लकिंग मोस्ट फर्म्स, ठीक है। आपके पास एक्सटर्नली बहुत ज्यादा प्राइस कंपटीशन हो तो वो भी, इसको भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते इंटरनली, तो ये भी आपके पास एक थ्रेट होता है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट रेट्स रिमेन हाई। अगर इस तरह की सिचुएशन होगी तो तब भी ये थ्रेट होगा आपके पास, ठीक है। हाँ, आपके पास अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट्स जैसे राइज हो रहे हैं तो ये आपके पास एक थ्रेट भी बन सकता है, लेकिन आप इसको एक अपॉर्चुनिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स आर बिकमिंग शॉर्टर। state the local government and governments and financially weak. State and local governments are financially weak. अच्छा, अगर तो स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट जो है वो वीक होंगी तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट माना जाता है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा आप कह ले रिस्क है ये। इसको हम कैसे नहीं जानते, हम इसको जानते हैं। अभी भी जो पिछले दिनों में आपने देखा होगा जो हालात बने हुए थे पाकिस्तान में, जो यहाँ पे यतीम खाना वाली साइड पे जो सिचुएशन बनी हुई थी, तो इस तरह की अगर जो है वो सिचुएशन हो तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट होता है बिजनेसेस के लिए भी। तो बिजनेसेस जो है वो ठप हो जाते हैं, वो हड़तालें हो जाती हैं, स्ट्राइक्स होती हैं, धरने होते हैं, और बड़ी इस तरह की सिचुएशन हो जाती है, बड़ी हार्श हो जाती है कि जो आपके बिजनेस के लिए, आपकी स्ट्रेटजी के लिए जो होती है वो एक थ्रेट बन जाती है, ठीक है। हम अभी की टर्म्स पढ़ रहे थे, हम उन्हीं को लेकर चलते हैं। इंटरनल स्ट्रेंथ्स एंड इंटरनल वीकनेसेस, हमने इसकी बात की कि ये स्वॉट एनालिसिस का पार्ट होगा। तो एन ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेशन एक्टिविटीज दैट आर परफॉर्म्ड स्पेशली वेल और पुअरली, ठीक है। डिटरमिन्ड रिलेटिव टू कंपेटिटर्स, ठीक है। आपकी जो स्ट्रेंथ्स होती हैं इंटरनल, वो आपको आपकी कंपेटिटर से एज देती हैं, उससे आपको जो है वो डिफरेंशिएट करती हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास वीकनेसेस भी होती हैं, हमने वीकनेसेस को ओवरकम करना होता है, उनको स्ट्रेंथ्स में बदलना होता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं हमारे? स्पेसिफिक रिजल्ट्स हैं दैट एन ऑर्गेनाइजेशन सीक्स टू अचीव इन परसुइंग इट्स बेसिक मिशन, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सबसे पहले हमारे पास विजन आता है, फिर हमारे पास मिशन आता है, फिर हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं, फिर हमारे पास गोल्स आ जाते हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव्स को कहता है ये लॉन्ग टर्म मींस मोर देन 1 ईयर, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव्स लॉन्ग टर्म है तो उसको कहेंगे ये 1 साल से ज्यादा किया। अगर वो शॉर्ट टर्म क्या है तो हम कहेंगे कि 1 साल से कम किया है। और वो भी हो सकते हैं, आपके गोल्स भी हो सकते हैं। शुड बी चैलेंजिंग, मेजरेबल, कंसिस्टेंट एंड रीजनेबल एंड क्लियर। वो कहता है कि जी आपके जो ऑब्जेक्टिव्स आएंगे बड़े क्लियर होने चाहिए कि भाई हम सेल्स बढ़ाएंगे, हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाएंगे, हम इतना प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाएंगे, हम 10% से बढ़ाएंगे, हम 20% से बढ़ाएंगे, हम चैलेंजिंग भी हो, वो मेजरेबल भी हो, वो कंसिस्टेंट भी हो, रीजनेबल भी हो, ठीक है। क्लास हमारे पास 1 मिनट रह गया, हम इसमें थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड को अगर देख सकते हैं तो देख लेंगे, अदरवाइज अगर ये छूट जाएगा तो